दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में। लगातार आप देख रहे हैं करनाल में क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार का बड़ा जिन लगातार जिन पर जिन सामने निकल करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करनाल जिले की जनता इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही थी। आवाज़ इस कदर उठा रही थी, एक एक बात के प्रमाण दिए जा रहे थे, आला अधिकारियों को शिकायतें की जा रही थी। लेकिन पिछले 7 वर्षों से तमाम मामलों को, तमाम शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जनता के साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चला रखा था कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भाई वीरेंद्र ने, उन बातों पर भी कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही थी अधिकारियों की तरफ से। लेकिन हार थक करके जब वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई और डीटीपी को गिरफ्तार कर लिया गया लाखों रुपयों के साथ, उसके बाद तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया और आज ही एक और बड़े अधिकारी के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज हुआ है। मतलब 7 साल में करनाल की जनता को किस तरह से खून के आंसू रुलाए गए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भाई वीरेंद्र। ये वो वीरेंद्र सिंह राठौर हैं जो समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल करके आवाज़ बुलंद करते रहे। पूरी कांग्रेस की टीम उनके साथ है। शक्ति सरपंच हैं जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, इंद्रपाल जी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। सीधा चलते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर के पास। राठौर जी, जो करनाल में लगातार आप आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि कितने बड़े स्केल पर मुख्यमंत्री की नगरी में, यहाँ से मुख्यमंत्री जी विधायक हैं, इतना बड़ा स्कैंडल, इतना बड़ा करप्शन, क्या कहना चाहोगे? 3 अधिकारी लपेटे में आ चुके हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। क्या लगता है कि कहां तक यह बात पहुंचेगी? कहीं चंडीगढ़ भी इन्वॉल्व तो नहीं है? देखिए, पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इस मामले के ऊपर आवाज़ करनाल की जनता, करनाल के लोग, मीडिया के हमारे तमाम साथी, और चाहे वो हमारे युवा कांग्रेस के साथी थे, कांग्रेस के नेता थे, लगातार इस बात को उठाया जा रहा था कि तहसील और डीटीपी ऑफिस जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और भ्रष्टाचार भी छोटा मोटा नहीं, एक व्यापक भ्रष्टाचार का जाल जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला दिया गया है और लोगों की खून पसीने की कमाई को इन अधिकारियों के माध्यम से साइफन किया जा रहा है। 3 दिन पहले मैं बधाई दूंगा एक कंप्लेनेंट साथी, जिसका नाम मैं उजागर नहीं करूंगा, जिनकी कंप्लेंट पे ये सारी कार्रवाई की शुरुआत हुई। उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की। उस रिकॉर्डिंग्स के अंदर डीटीपी साहब रिश्वत की डिमांड करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये सच सूत्र बताते हैं। और डीटीपी के ड्राइवर एक माध्यम के रूप में डीटीपी के लिए कार्य करते हुए रिकॉर्डिंग में बताए जा रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग में ये भी बताया जा रहा है कि किन किन बड़े लीडर्स के इन्वॉल्वमेंट डीटीपी जी के साथ थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद करनाल के तहसीलदार को कल गिरफ्तार किया गया। हम लगातार पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि ये दोनों अधिकारी कई 100 करोड़ रुपए का स्कैम इन लोगों ने किया है। कल तफ्तीश में ये सामने आया कि जो 78 लाख रुपए की राशि डीटीपी से बरामद हुई, उसमें 14 लाख रुपए तहसीलदार करनाल ने डीटीपी को दिए थे कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर मेरा ये मानना है कि ये मामला 14 लाख का नहीं है। ये इससे भी बड़ा, एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी गहराई तक जांच होनी बहुत आवश्यक है जी। स्कैम ये है कि डीटीपी तो करनाल के तमाम इलीगल कॉलोनीज के संरक्षक थे और तहसीलदार उन तमाम इलीगल रजिस्ट्रियों को करवाने के लिए एक पूरा गैंग चला रहे थे। दोनों की साठगांठ थी निश्चित रूप से। अब ये कोई एक रजिस्ट्री का मामला नहीं है। ये लगभग, मीडिया के सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 4 से 5 हज़ार रजिस्ट्रियाँ हैं। पूरे की जिले की बात करें तो ये 8-9 हज़ार रजिस्ट्रियाँ बताई जा रही हैं। खैर, हमारी सारी टीम ने कल से हरियाणा सरकार के पोर्टल पे जाकर के इन तमाम रजिस्ट्रियों को चेक किया। करनाल जिले की जी।
करनाल डिस्ट्रिक्ट, करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल हेडक्वार्टर की। तो जितनी रजिस्ट्रियां हम कल शाम से डाउनलोड कर पाए, हमने डाउनलोड की लगभग 2000 के करीब। ये देखिए रजिस्ट्रियों का ढेर है, ये देखिए। 2000 शेयर करते रहिए साथ के साथ। कितना बड़ा स्कैंडल, कितना सोचिए जरा, कोई अनुमान नहीं है। और इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, कहाँ तक ये जांच पहुंचेगी, वो भी बात भाई वीरेंद्र से करेंगे। अब इतनी सारी रजिस्ट्रियां आपने जो वीरेंद्र जी ने निकाली हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, लॉजिक क्या है, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ छिपा हुआ है? मैं बताता हूँ आपको, मुझे 2 मिनट दें जी। 24 घंटे के प्रयास के बाद जो ये रजिस्ट्रियां डाउनलोड की गई हैं, मतलब करनाल जिले की भोली भाली जनता का किस तरह से खून चूसा गया है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये 2 अधिकारियों की मिलीभगत है या इनके ऊपर किसी बड़े राजनेता का हाथ है? जांच में सामने आएगा कहां तक ये मामला पहुंचा है। बहरहाल करनाल जिले का ये मामला भ्रष्टाचार का बड़ा जिन पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। करनाल जिले में जो जनता है वो कोस रही है इन अधिकारियों को कि किस तरह से इनका पीला पंजा चलता था और तहसील में बिना पैसे दिए रजिस्ट्रियां नहीं होती थी। जी, जो आपने ये इतनी मेहनत से निकाला है, इतना बड़ा बवंडर, इसमें है क्या? मैं साधारण शब्दों में करनाल की जनता को और प्रदेश की जनता को समझाना चाहूँगा। जैसे ये रजिस्ट्री है जी, ये रजिस्ट्री एक मंगल कॉलोनी के प्लॉट की रजिस्ट्री है। अब इस रजिस्ट्री के प्लॉट के साइज़ के हिसाब से इसके ऊपर जो एनओसी और ड्यूज़ हैं वो लगभग 2 लाख रुपए बनते हैं। तो 2 लाख रुपए जमा हो तो इसकी रजिस्ट्री हो जी। अब 2 लाख रुपए जमा ना कराने की एवज में, मतलब सरकार के रेवेन्यू में ना जाए उसके एवज में 1 लाख रुपया रिश्वत या 50,000 रुपया रिश्वत लेकर के रजिस्ट्री कैसे होती है? अगर आप एड्रेस डालेंगे मंगल कॉलोनी करनाल तो एकदम से कंप्यूटर बता देगा इसमें ड्यूज़ है। आईडी इसके अंदर डालनी जरूरी रहती है, प्रॉपर्टी आईडी। अब रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्री तो नक्शा नवीस ने लिख दी, एड्रेस सही लिख दिया। जिस समय आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं और उसमें एड्रेस डालते हैं प्रॉपर्टी आईडी का, तो वो आपने डाल दिया करण विहार करनाल का जी। ये देखिए करण विहार करनाल का एड्रेस डाल दिया गया। अब करण विहार करनाल की उस आईडी का डाल दिया जिसकी एनओसी मिली हुई है, तो कंप्यूटर ने उसको तुरंत ओके कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया और इसकी रजिस्ट्री कर दी गई। 2 लाख रुपए जो सरकार का राजस्व था वो एम्बेजल कर लिया गया। ये मतलब ये गुल्लू घारा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी हजारों रजिस्ट्री है। 8,000 या 9,000 तो बताया जा रहा है कि संख्या है। 1,500 हम डाउनलोड कर पाए कल से पोर्टल पे जी। और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं थी कि कोई छुपी हुई चीज हो या आरटीआई की आवश्यकता हो। ये तो सरकार के पोर्टल पे पड़ी है, ऑन रिकॉर्ड है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है जी। आप कोई भी आम आदमी पोर्टल पे जाकर के इनका प्रिंट आउट ले सकता है। तो राठौर साहब, मैं जानना ये चाहूंगा, जनता भी जानना चाह रही है, फिर ये गदर कैसे मच रहा था? खुल्लम खुल्ला गदर था, ये तो सरेआम डाका था करनाल की जनता पे। डाका नहीं था, आपने करप्शन के अधिकार दे दिए जी। जैसे अन्य चीजों के अधिकार होते हैं, ऐसे राइट टू डू करप्शन वो माहौल बना दिया गया कि बेधड़क, कोई डर, कोई चिंता नहीं। ऑफिसर को पता है कि आपको जो चाहे वो करो, चाहे आप करते रहो, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको सुनने वाला नहीं है, आपकी जो मर्जी आए आप करो। और यदि भूले बिसरे किसी ने शिकायत कर दी तो डस्टबिन में डाल। ये पिछले 5 सालों में चल रहा था। अगर मैं मोटा सा आकलन भी करूं कि इन सब के टोटल को भी कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि 200-300 करोड़ से ऊपर 200-300 करोड़ से ऊपर का स्कीम है कुल मिलाकर के। अब ऐसे में सवाल यहाँ ये पैदा हो जाता है कि ये स्कीम जिस पवित्र भूमि पर हो रहा है, वहाँ के विधायक हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो प्रदेश में बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? तो सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त था इन अधिकारियों को या उनकी आंख में भी धूल झोंकी गई? देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात हमने सुनी समाचार पत्रों में भी, सोशल मीडिया खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, पर मैं बताना चाहता हूँ जीरो टॉलरेंस कहीं से शब्द पढ़ लिया और अपने मुंह से बोल दिया वो पर्याप्त नहीं है। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि कोई अपराध घटा और आपने तुरंत पकड़ लिया जी, तो आप कह सकते हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम होने नहीं दे रहे, हम टॉलरेट नहीं करते, हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। ये तो कंटिन्यूस ऑफेंस है,
ये तो कंटिन्यूस ऑफेंस है, ये घटा और पकड़ा नहीं है, ये घटता जा रहा है पिछले 4 साल से 5 साल से। कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ावा भी दिया जा रहा हो? बगैर संरक्षण के ये ऑफेंस हो ही नहीं सकता था। ये तो अब मजबूरी बन गई, क्योंकि विजिलेंस को कंप्लेंट देने से पहले तमाम रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड पे थी। अगर वो रिकॉर्डिंग्स सामने आ जाती तो सरकार की फजीयत होनी तय थी। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय गिरफ्तार करके डीटीपी को अंदर डालें और उन रिकॉर्डिंग्स। अब मैं तो चाहूँगा, देखो बहुत बेहतरीन कार्रवाई राजेश फोगाट जी ने की है, और करनाल की जनता को भी चाहूँगा कि वो उनका सपोर्ट करें, क्योंकि निश्चित रूप से उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आएगा। मैं समझ सकता हूँ उनकी परिस्थिति, वो किस परिस्थिति में से आज निकल रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ उस परिस्थिति को। पर करनाल की जनता से मेरा आह्वान है कि ऐसी स्थिति में वो राजेश फोगाट जी के समर्थन में खड़े रहें, ताकि उनको बल मिले। कहीं ऐसा तो नहीं उनके ट्रांसफर कर दे सरकार? देखिए, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, पर अगर सरकार ऐसी ट्रांसफर करेगी तो सरकार को लोगों के जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। सरकार लोगों के जवाब और क्योंकि लोग, जनता भरी बैठी है, सरकार ट्रांसफर पीसी है, लोगों के मकान गिरा दिए, बिना पैसे के रजिस्ट्रियां नहीं हुई, नीमें तोड़ दी, भवन तोड़ दिए, आशियाने तोड़ दिए। सरकार ट्रांसफर करके कर सकती है, पर लोक लाज से कैसे बचेगी? लोकलाज बहुत बड़ा शब्द बोला है वीरेंद्र भाई ने। लोकलाज से कैसे बचेंगे? लोकलाज पे ही मेरा सवाल है। ये लोकलाज सरकार को, सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को 7 साल में नजर नहीं आई भाई साहब। जनता चिल्ला रही थी। देखिए, मैंने कहा है पिछले 4 दिनों से बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्विटर हैंडल बंद है। मेरा सीधा सवाल आपके माध्यम से करनाल के सांसद से है, वो पिछले 4 दिन से चुप क्यों है? अनिल विज जी, जो अपनी एक बड़ी छवि जिनकी उन्होंने बनाने का काम किया है, वो पिछले 4 दिन से चुप क्यों हैं? करनाल के विधायक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो 4 दिन से चुप क्यों हैं? इनके ट्विटर हैंडल आज क्यों ट्वीट नहीं कर रहे? क्या ये नैतिक जिम्मेवारी करनाल के सांसद की नहीं है कि वो आज करनाल के बीच तो में बिजी रहते हैं ना जी, फला प्रदेश में संगठन बना रहे हैं, फला प्रदेश में चुनावों में बिजी हैं, वो तो बिजी बहुत है। ये वो तो उनके पार्टी के काम है, वो करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है जिसका निर्वहन पक्ष को भी करना है और विपक्ष को भी करना है। और आज भी हम अपनी सामाजिक और राजनीतिक दोनों जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं इस बात को उठा करके। तो उसी क्रम में अच्छा हो कि करनाल के सांसद भी मुख्यमंत्री को लिखें कि इस करनाल की पिछले 1.5-2 साल की सारी रजिस्ट्रियों की न्यायिक जांच हो। करनाल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की सारी न्यायिक जांच हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं। और मैं भी मुख्यमंत्री को लिखूं, क्यों ना पक्ष और विपक्ष इस भ्रष्टाचार को अंत करने के लिए आवाज उठाए। नहीं, विपक्ष तो उठा रहा था लगातार, जनता शिकायतें कर रही थी, सड़कों पे जनता आ गई थी, सत्ता ने अपना काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि इन अधिकारियों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था, और जनता पिछले 4 सालों से 5 सालों से लगातार ये कह रही थी कि चाहे वो डीटीपी करनाल हो, उन्हें भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा का संरक्षण प्राप्त था, और तहसीलदार करनाल हैं, ये भी ब्लू आइड बॉय थे मुख्यमंत्री हरियाणा के। और खास तौर पे हमारे करनाल का गुलदस्ता गैंग, हमारे करनाल का कोई गुलदस्ता गैंग, जिन्होंने पुराने डिप्टी कमिश्नर को भी एक बहुत मैं समझता हूँ कि ऑनेस्ट ऑफिसर की तगमा दिया, और मैं लगातार बोल रहा था कि ही वाज द मोस्ट डिसऑनेस्ट डिप्टी कमिश्नर। मुझे लगता है आज भी मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये सारे मामले के तार कहीं ना कहीं पुराने डिप्टी कमिश्नर के साथ भी जुड़े हैं, इसलिए इसकी जांच और बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए। अगर इसको खोल दिया गया तो ये पूरा एक बहुत बड़ा क्या लगता है आपको कि जांच रुक जाएगी? लगता है जिस हिसाब से जांच चल रही है, लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 2 अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, और एक अधिकारी के खिलाफ आज ही सूचना मिली है कि मुकदमा कायम हो गया है। देखिए, कोई भी बच्चा मुश्किल से मुश्किल पेपर पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो पढ़ाई पिछले कई वर्षों से कैसे कर रहा है। और यहाँ इस जांच की स्थिति ऐसी है जैसे कोई बच्चा
पिछले 5-6 सालों से लगातार 10वीं की परीक्षा में फेल हो रहा हो और छठे वर्ष में मुश्किल से पास हुआ हो और उसके पास होने पर पूरे शहर के अंदर गुणगान हो, परिस्थिति कुछ कुछ ऐसी है। तो वो बच्चा आने वाले समय में मेरिट में कितना उत्तीर्ण हो पाएगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल का पढ़ाई का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जांच सही दिशा की तरफ चली जाएगी, वो कहना बड़ा कठिन और मुश्किल है, क्योंकि पिछले 4-5 वर्ष का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपने आप में चीख चीख के बता रहा है कि उस ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर सिवाय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के और कोई कार्य नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको, अगर ये सही दिशा में जांच चली गई तो आंच भाई साहब कहाँ तक पहुंचेगी? सिर्फ डिप्टी कमिश्नर तक सीमित रहेगी या कुछ राजनेता भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं? भाई ये तो बड़ा सीधा ओपन एंड शट केस है। आप इन तमाम रजिस्ट्रियां जो मुख्यमंत्री जी के पास अवेलेबल हैं पोर्टल पे, उनके निकलवा लीजिए। इनसे पता लग जाएगा कि इनसे किसने बेनिफिट उठाया, किससे इनको नुकसान हुआ। नुकसान तो हरियाणा सरकार को हुआ, मोटी मोटी सी बात समझा दूं, राजस्व का। और बेनिफिट हुआ अधिकारियों का, अधिकारी या जो लोग इसको काटने वाले हैं, जिन्होंने इससे लाभ उठाया। तो इसमें तो कोई हाइड एंड सीक का तो खेल है ही नहीं। अगर सरकार करना चाहे तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि किसके ये प्लॉट है। वैसे मेरा अंतिम सवाल है आपसे, इतना बड़ा बवंडर सामने आ गया है, बड़े बड़े जिन काबू में आ गए हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार अब जो है उसका खुलासा हो गया है। अब आप क्या मांग करेंगे, क्या चाहेंगे, जनता से आपकी क्या अपेक्षा है और सरकार से क्या मांग करेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की अपनी नगरी में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा हो गया? देखिए, मैं बारी बारी इस बात को बोलता हूँ, जनता से मेरी अपील है कि भ्रष्टाचार के सिस्टम से अगर लड़ना है तो हमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, कोई भी राजनीतिक दल अपने लोगों को भ्रष्टाचार करने के पाठ नहीं पढ़ाता। भ्रष्टाचार एक आदमी का इंडिविजुअल एक्ट है, उसका अपना कंडक्ट है, उसका अपना ह्यूमन बिहेवियर है, उसका अपना बिहेवियर है, वो सोसाइटी के अंदर कैसा बिहेवियर रखता है, उसका बिहेवियर ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है, ये आदमी इंडिविजुअली डिसाइड करता है। तो वो बिहेवियर बीजेपी के अंदर भी हो सकता है, कांग्रेस के अंदर भी हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल में हो सकता है। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं, पार्टी तो आइडियोलॉजिकली आप देख सकते हो, परंतु उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हो उसका सामाजिक व्यवहार और बिहेवियर क्या है। भाई अगर मान लीजिए आप कांग्रेस पार्टी को ही देख रहे हो पर चुन रहे हो ऐसे व्यक्ति को जिसका इंडिविजुअल व्यवहार जो है वो बड़ा करप्ट है, तो क्या लाभ होगा? या बीजेपी को ही आप चुन रहे हो पर ऐसे इंडिविजुअल को चुन रहे हो जो ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट है, तो भी कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि करप्शन को कभी भी दलगत रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे बीच में है उसका सामाजिक व्यवहार करप्ट है कि ऑनेस्ट है। और मुझे लगता है कि सामाजिक व्यवहार करनाल में जो करनाल की जनता ने पिछले 7 साल से चुना है, वो करनाल की जनता के आकांक्षाएं के अनुरूप अप टू द मार्क जो होना चाहिए वो नहीं है। तो क्या मांग करोगे? मेरी मांग है कि सरकार से कि इस सारे मामले की न्यायिक जांच हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जितना पैसा करनाल में लगा है उसका सारा री ऑडिट हो, उसकी दोबारा न्यायिक जांच हो, क्योंकि 107 करोड़ की लाइट्स जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो लगाई गई, 20 करोड़ रुपए के कैमरे लगाए गए, बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं, टाइलें हल्की वल्की लगा दी गई, टूट रही हैं, सीमेंट लगाई नहीं गई। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जांच होनी चाहिए। और अगर पैसा साइफन हुआ है तो अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे इस क्वालिटी का जो मटेरियल लगा है 30 से 40% साइफन हो जाता है। तो अगर 1000 करोड़ रुपया खर्चा गया तो 200 करोड़ रुपया साइफन हो गया। वो कहाँ गया, किसके पास गया? उस प्रोजेक्ट को कौन देख रहा था? डिप्टी कमिश्नर करनाल देख रहे थे। उनके नीचे कौन था?
एससी थे, एससी कन्याल साहब जो मुकदमा जिनको दर्ज आज हो- जिनको आज आज- गिरफ्तार किया गया है। आज मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज इसलिए हुआ है कि पिछले 3 दिन पहले मैंने सरकार से अपील की कि आपका ये सबसे बड़ा फेलियर रहा आज तक का। जी 4 दिन पहले तक तो कह रहे थे कि भाई कंप्लेनेंट ही नहीं है, कोई FIR complainant ही नहीं नहीं है। था। और जी। मैं कह रहा था कि कंप्लेनेंट की आवश्यकता नहीं है, हम्म, इट इज़ अ फेलियर ऑन देयर पार्ट। तो जब जब मुंह के ऊपर तमाचा लगता है तो फिर ये जागते हैं और अपनी फजीयत कराने जब होने लगती है तब ये खाना पूर्ति के लिए एक्शन करते हैं। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में पूरी तरह से फैल रहे हैं? ये फेल तो तय जनता करती है जी और ये ये अगर अगर पास होते तो ये जो अवार्ड मिल रहे हैं, ये अवार्ड है, ये अवार्ड है, ये ये award। सर्टिफिकेट है पास जी। और फेल के। अब आप देख लो ये सर्टिफिकेट मेरिट के डीमेरिट के। तो भाई वीरेंद्र ने पूरे प्रकरण की और जो भी विकास कार्यों के नाम पे करोड़ों रुपया करनाल में लगाया गया है, उस तमाम जो है उन करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की न्यायिक जांच की मांग की है। हालांकि वीरेंद्र को संशय है कि ये जांच सही दिशा में नहीं चलेगी। यदि ये जांच सही दिशा में चलती है, ये जो भ्रष्टाचार के जिन निकल रहे हैं, करीब 1,500 रजिस्ट्रियां वो डाउनलोड कर चुके हैं, और यदि पूरे मामले की सही दिशा में जांच चलती है तो फिर ये ना जाने किस किस के काले चिट्ठे खोलेगी। शेयर करते रहिए और इस तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े प्रत्येक मामले की जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको लाइव आकर के उससे रूबरू करवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।